तो कहानी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो फ्रेडी नाम करके एक जगह पर बंद था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो इंसान किसी से बहुत डरा हुआ था और उसी चीज से डर करके वो भाग रहा था। जैसे तैसे करके वो भागते हुए गेट तक आकर के पहुंच जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले कोई चीज आकर के उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेती है और उस इंसान को ले जा करके एक ऐसे कुर्सी से बांध देती है जो लोगों की जान लेती है, क्योंकि इस कुर्सी में ऐसा सामान लगा हुआ था जो इंसान की मौत का कारण बन सकती है। अब वो इंसान बहुत छटपटाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है और आखिरकार उस इंसान की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें माइक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। माइक अपनी बहन एबी के साथ में रहता है। इन दोनों के माता पिता इन्हें छोड़ करके जा चुके हैं। माइक एक मॉल में एक सिक्योरिटी का काम करता है। जब वो काम कर रहा था तो वो एक इंसान को देखता है जो एक बच्चे को खींच करके लेकर के जा रहा था। अब माइक को एक प्रकार से ऐसा लगता है कि वो इंसान बच्चे को किडनैप कर रहा है, इसलिए माइक जा करके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा पीट देता है। लेकिन बाद में ये साबित होता है कि वो जो बच्चा था उसी इंसान का था। अब ये हादसा हो जाने के बाद माइक को उस मॉल में से निकाल दिया जाता है। इसी वजह से वो दूसरे इंसान के पास आता है काम मांगने के लिए। माइक के सारे पिछले कामों के रिव्यू को देखने के बाद ये इंसान कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी काम में एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाते हो। इस वजह से माइक को काम नहीं मिलता है और वो घर आ जाता है। घर पर हम मैक्स नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो बेबी सिटर है और वो एबी की देख रेख करने का काम करती है। अब रात हो जाने के बाद माइक जाकर के सो जाता है और उस समय का सपना देखता है जब वो अपने परिवार के साथ जंगल में समय बिता रहा था। यहाँ पर हम माइक के भाई गैरेट को देखते हैं जो यहाँ पर खेल रहा था, लेकिन तभी यहीं पर एक इंसान कार लेकर के आता है और उसके भाई गैरेट को किडनैप करके लेके चला जाता है। हालांकि माइक उस कार के पीछे भागता है, लेकिन वो अपने भाई को बचा नहीं पाता है। जब माइक छोटा था तभी ये हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक वो इस हादसे को भुला नहीं पाया है और हर रात के सपने में वो बार बार इसी पल को देखता है। एक बात ये भी है कि एबी किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है, वो हमेशा अपने से ही बात करती है और नई नई ड्राइंग बनाती रहती है। इसी वजह से टीचर माइक से कहती है कि तुम्हें उसे समय देना चाहिए। खैर इसके बाद माइक घर जाता है और उसी इंसान के पास फोन करता है काम के लिए। इस बार काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो इंसान माइक को एक काम दे देता है। दरअसल फ्रेडी नाम करके जो जगह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, ठीक उसी जगह पर माइक को काम दिया गया है। दरअसल ये जो जगह है वो बंद हो चुकी है, लेकिन इस जगह का जो ओनर है वो इस जगह को खत्म नहीं करना चाहता है। इसी वजह से माइक को अब ये काम दिया जाता है कि वो यहाँ पर रह करके इस जगह की देख रेख करे, क्योंकि यहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश चोरी करने के लिए आया करते थे। एक प्रकार से माइक को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल चुका है। टीवी देखते देखते जब आधी रात हो जाती है तो माइक सो जाता है और सोने के बाद फिर से वो वही सपना देखता है जब उसका भाई किडनैप हुआ था। आज रात को जब वो सपना देखता है तो ये सपना थोड़ा आगे जाता है। आगे जाने का मतलब यहाँ पर माइक को 5 बच्चे दिखाई देते हैं, जिनसे माइक पूछता है कि जिसने मेरे भाई को उठा करके लेके गया, क्या तुमने उन्हें देखा? यह सुनने के बाद 5 बच्चे अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, जिसके बाद माइक भी इन बच्चों के पीछे भागता है। जैसे ही वो एक बच्चे को पकड़ता है तो वो बच्चा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इतना देखने के बाद माइक की आँख खुल जाती है। जब वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो गेट पर आई हुई थी। दरअसल इस लड़की का नाम वेनेसा था और वो एक पुलिस अफसर थी। वो माइक से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, क्योंकि मैं इस एरिया की इंचार्ज हूँ और आए दिन फ्रेडीज के अंदर हादसे होते रहते हैं। तुमसे पहले जो कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने आया था वो टिक नहीं पाया। खैर इसके बाद वो अंदर आ जाती है और माइक के हाथों में चोट लगी हुई थी, जिसका वो मलहम पट्टी करने लगती है। हालांकि वो जख्म सपने में लगा हुआ था, लेकिन हकीकत में भी दिखाई दे रहा था। वेनेसा कहती है कि मैं इस एरिया में ही ड्यूटी करती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। इसके बाद वेनेसा उसे लेकर के एक अलग कमरे में जाती है और एक बटन दबाने के बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग फ्रेडीज आकर के डांस करने लगते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था और बच्चे इसी से एंटरटेन होते थे। लेकिन 80 के दशक में यहाँ से बहुत सारे बच्चे गायब हो गए थे, तब से ये जगह बंद कर दिया गया है। अगले दिन सुबह में हम मैक्स के भाई टॉम को देखते हैं। टॉम अपनी बहन के पास फोन करके ये पूछता है कि आखिर माइक
फ्रेडी में काम करने कब जाता है। और जब टॉम को मालूम चलता है कि उसकी नाइट शिफ्ट है तो वो अपने दोस्तों के साथ फ्रेडी के अंदर घुस आता है चोरी करने के लिए। चोरी करने के साथ साथ ये लोग काफी ज्यादा तोड़ फोड़ भी करते हैं। उसी समय यहाँ पर एक लड़का था, उसे फ्रिज के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक फ्रेडी दिखाई देता है और ठीक उसी समय उसके पीछे चीका नाम करके एक फ्रेडी आ जाता है और उसके हाथ में जो फ्रेडी था वो उस लड़के के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। टॉम का एक साथी यह सब कुछ देख लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर करके जाके एक कमरे में छुप जाता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि इस कमरे में भी एक फ्रेडी है जो उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। नीले वाले फ्रेडी का नाम बॉनी था। अब जब बॉनी को टॉम देखता है तो वो बहुत डर जाता है और वो भी अपनी जान बचा करके भागने लगता है। वो भाग करके सीसीटीवी वाले कमरे में चला जाता है और तभी यहीं पर एक फ्रेडी आता है जो टॉम के पास जा करके उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। काफी समय के बाद जब टॉम फोन को रिसीव नहीं कर रहा था तो मैक्स चेक करने के लिए आती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और जैसे ही वो अंदर आती है तो उसे एक फ्रेडी दिखाई देता है जिसके अंदर से एक बच्चे की आवाज आ रही थी और वो बच्चा कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा सकता हूँ। जैसे ही वो फ्रेडी के पास जाती है तो वो मैक्स को जान से मार देता है। अगले दिन सुबह होते होते ये खबर चली जाती है वेनेसा के पास। वो माइक के घर पर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बहन एबी से होती है। एबी के चले जाने के बाद वेनेसा माइक से पूछती है कि फ्रेडी में क्या हुआ है तुम्हें पता है। यह पूछने के बाद वेनेसा माइक को टेबलेट दिखाती है। दरअसल ये नींद की गोलियां थी जो माइक लेता था। तब वेनेसा कहती है कि ड्यूटी पर सोना एक अपराध है और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। इसके बाद माइक उसे पूरी सच्चाई बताता है कि आखिर वो नींद की गोलियों को क्यों खाता है। वो वेनेसा को बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा भी एक परिवार था जो बहुत ही खुशहाल था, लेकिन बचपन में ही मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था। कुछ समय के बाद मेरी माँ की भी मौत हो गई और इस हादसे को मेरे पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। हर रात को मैं वो सपना देखता हूँ जब मेरा भाई मेरे सामने किडनैप हुआ था। मैं उस किडनैपर के बारे में पता लगाना चाहता हूँ जिसने मेरे भाई को किडनैप किया है। इसी वजह से मैं नींद की गोली को खा करके गहरी नींद में सोता हूँ ताकि मैं सपने को पूरा देख सकूं, क्योंकि मुझे एक उम्मीद है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। यह सब सुनने के बाद वेनेसा माइक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सारी नींद की गोलियों को फेंक देती है ताकि रिपोर्ट में ये ना आए। अब इसके बाद माइक घर चला जाता है और वो मैक्स के पास कई बार कॉल करता है, लेकिन हम सबको पता है कि मैक्स की मौत हो चुकी है। और आखिरी में जब फोन रिसीव नहीं होता है तो माइक अपनी बहन एबी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे भी अपने साथ फ्रेडी के अंदर लेकर के जाता है और उसे एक जगह पर सुला देता है। उसे सुला देने के बाद वो चला जाता है साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो गया था। सारा काम करने के बाद सीसीटीवी कैमरे के सामने जाकर के बैठ जाता है और बैठे बैठे सो जाता है। आधी रात हो जाने के बाद कोई तो था जो एबी के पास आकर के उसका नाम लेकर के उसे पुकार रहा था। इसी वजह से ही एबी की आंख खुल जाती है और वो उठ करके उसके पीछे जाने लगती है और इसके बाद उसकी मुलाकात होती है फ्रेडी से। कुछ समय के बाद जब माइक की आंख खुलती है तो वो एबी की चिल्लाने की आवाज सुनता है और जब वो भाग करके जाता है तो वो अपनी आंखों के सामने सारे फ्रेडीज को देखता है। उनको देखने के बाद माइक उन्हें मारने के लिए जा रहा था, लेकिन एबी उसे रोक देती है और एबी कहती है कि ये सभी लोग मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे गुदगुदी कर रहे थे। इसके बाद एबी माइक को चीका, फॉक्सी और बॉनी से मिलवाता है। इन सबको इस तरीके से देख करके माइक बहुत डरा हुआ था। इसी वजह से वो एबी को फौरन यहाँ से चलने के लिए कहता है। जाने से पहले एबी ड्राइंग बनाती है और वो इन लोगों को दे देती है, क्योंकि इन सभी लोगों को उसकी ड्राइंग काफी पसंद आ रही थी। घर आने के बाद माइक इन सब के बारे में काफी सोचता है। दूसरी तरफ हम वेनेसा को देखते हैं जो फ्रेडी के अंदर गई हुई थी और वहाँ पर वो एबी के द्वारा बनाई हुई ढेर सारी ड्राइंग को देख रही थी। रात हो जाने के बाद जब माइक एबी के साथ में फ्रेडी के अंदर आता है तो वो वेनेसा से मिलता है। यहाँ पर वेनेसा को पहले से ही मालूम था कि ये जो फ्रेडीज हैं ये इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं। खैर रात के समय में ये सभी लोग मिल करके फ्रेडीज के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसके बाद जब बॉनी गिटार को बजा रहा था तो एबी भी उसके पास चली जाती है और जैसे ही एबी उस गिटार को छूती है तो उसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से एबी बेहोश हो जाती है और काफी समय के बाद उसकी आँख खुलती है। इसके बाद वो एबी को लेकर के घर आ जाता है और उसे दोबारा वहाँ न ले जाने का फैसला करता है और इसी वजह से वो अपने आंटी के पास फोन करके उन्हें घर आने के लिए कहता है, क्योंकि अगर एबी घर पर रहेगी तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई तो घर पर होना चाहिए। हालांकि जब एबी को पता चलता है कि वो अब माइक के साथ में वहाँ नहीं जा सकती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एबी उन सभी फ्रेडीज को अपना दोस्त मान
मानने लगी थी और उन सब से हर बार मिलना चाहती थी। खैर रात में फ्रेडीज के अंदर आने के बाद माइक ढेर सारी नींद की गोलियां खा करके सो जाता है, क्योंकि आज रात के सपने को वो पूरा करके किडनैपर के बारे में पता लगाना चाहता था। लेकिन इस बार जो सपना था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसके माता पिता और भाई उसे खुद अपने पास बुला रहे थे। एक पल के लिए माइक को ये सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे थे वो माइक से कहते हैं कि तुम्हें ये परिवार दोबारा मिल सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एबी को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन यह सुनने के बाद माइक कहता है कि मैं एबी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। हालांकि वो इससे पहले एक बार हाँ बोल चुका था। कुछ समय के बाद बच्चे गायब हो जाते हैं और दोबारा से माइक के पास आकर के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। माइक बार बार कह रहा था कि मैं एबी को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। अब इतना देखने के बाद माइक की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसे किसी ने कुर्सी से बांध रखा है। बड़ी मुश्किलों से वो अपने हाथों को खोलता है और बटन को दबा करके वहाँ से आजाद हो जाता है। इसके बाद वो उन सबको देखता है जो मर करके यहाँ पड़े हुए थे। इधर हम देखते हैं कि फ्रेडीज एबी को लेने के लिए उसके घर पर आ चुके हैं। फ्रेडीज के अंदर जो बच्चा था वो बाहर आता है और वो एबी से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकती हो। इसके बाद वो एबी को लेकर के फ्रेडीज में चला जाता है। इधर हम माइक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी वजह से वेनेसा उसे लेकर के आई थी और उसका देखभाल कर रही थी। माइक वेनेसा को बताता है कि वे लोग मुझसे एबी को मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन लोगों को एबी को देने से इनकार कर दिया, हालांकि मैंने एक बार हाँ बोल दिया था। इसके बाद वेनेसा इस जगह की पूरी सच्चाई माइक को बताती है। वेनेसा बताती है कि 80 के दशक में जब बच्चे गायब हुए थे तो हमारी टीम ने उन बच्चों को बहुत तलाश किया था, लेकिन वो बच्चे हमें कहीं पर भी नहीं मिले, क्योंकि किडनैपर ने उन सभी बच्चों को फ्रेडीज के अंदर डाल करके फ्रेडीज बना दिया था। येलो रैबिट ही किडनैपर है और उसी ने ही तुम्हारे भाई को भी किडनैप किया है, और वो येलो रैबिट कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। तुम्हें फौरन फ्रेडीज में जाना होगा, क्योंकि वे लोग एबी को भी अपनी तरह ही बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम एबी को देखते हैं जो चीखा था वो उसे लेकर के एक कमरे में जा रहा था। ठीक उसी समय यहाँ पर माइक आ जाता है और एक बाल्टी में पानी भर करके रखा हुआ था। फ्रेडीज जहाँ पर डांस कर रहे थे वो पानी को वहीं पर गिरा देता है और इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद इन लोगों को डैमेज कर देता है। इधर जो चीका था वो एबी को एक फ्रेडीज में रख रही थी, लेकिन तभी यहीं पर माइक वाइब्रेटर लेकर के आ जाता है और उसी वाइब्रेटर से वो चीका के ऊपर हमला कर देता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कुछ समय के लिए चीका नीचे गिर जाता है। इन सब के बाद अभी जो फॉक्सी था वो अभी ठीक ठाक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। एबी बिछड़ जाती है और वो जा करके एक जगह पर छुप जाती है। माइक के पास वो येलो रैबिट यानी कि किडनैपर आ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इधर फॉक्सी एबी को ढूंढ रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन तभी यहीं पर वेनेसा आ जाती है जो फॉक्सी को डैमेज करके एबी को बचा लेती है। इधर जो येलो रैबिट था वो माइक के ऊपर हमला करके वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और इसके बाद येलो रैबिट अपने बच्चों को वापस से जिंदा कर देता है। तभी यहीं पर वेनेसा आ जाती है और कहती है कि मैं आपको उसे मारने नहीं दूंगी। तभी उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि माइक को इन सब के बारे में पता मत लगने देना, लेकिन तुम इस एक काम को भी नहीं कर पाई। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और चाकू से वेनेसा को लग जाती है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाती है और बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। इधर एबी भाग करके माइक के पास आती है, जहाँ पर माइक एबी को बताता है कि तुम्हें जा करके सभी बच्चों को बताना होगा कि येलो रैबिट तुम्हें किडनैप किया है और वो तुम्हें मारने वाला है। इसके बाद एबी जाकर के फौरन एक ड्राइंग बनाती है और उसे जाकर के चिपका देती है। ड्राइंग को देखने के बाद यहाँ पर फ्रेडीज के अंदर जितने भी बच्चे थे वे सभी समझ जाते हैं कि येलो रैबिट इन लोगों को मारने वाला है। इन सभी फ्रेडीज के अंदर वो 5 बच्चे थे जो माइक के सपने में आ रहे थे। ये सभी बच्चे येलो रैबिट को पिता का दर्जा दे रहे थे, क्योंकि उसी ने ही इन लोगों को बनाया था। लेकिन उन बेचारे बच्चों को ये नहीं पता था कि वो इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जब ये बात मालूम चलता है तो सभी बच्चे मिल करके किडनैपर को जान से मार देते हैं। इसके बाद माइक वेनेसा को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद से ही एबी का भी बिहेव काफी ज्यादा ठीक ठाक हो जाता है। वो बच्चों के साथ खेलने लगती है, बात करने लगती है। माइक एबी के साथ मिल करके वेनेसा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करता था। चाकू लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगी। खैर अब इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।